नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आज हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदानों की। 7 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। नौगांवा सादात सीट, बागरमऊ मलहनी सीट पर वोटिंग हुई। देवरिया सदर, बुलंदशहर सदर, टुंडला सीट पर वोटिंग हुई। घाटमपुर सीट के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो उपचुनाव की 7 सीटों पर 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी। 6 सीटों पर दोबारा जीतना बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। 7 सीटों में सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस लड़ी और टुंडला सीट पर नामांकन रद्द हो गया। उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि 2022 की क्या तस्वीर होगी। तो उपचुनाव में बीजेपी ने जोरदार प्रचार प्रसार किया। सीएम योगी ने 7 सीटों पर रैली की। उपचुनाव के दौरान मैदान में अखिलेश यादव दूर दिखाई दिए। मायावती भी यहां तक कि मैदान में नहीं उतरी और प्रियंका गांधी भी। तो उपचुनाव जीतने का बीजेपी का रिकॉर्ड काफी खराब रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अब 10 तारीख को जब घोषणा होगी, फैसला होगा प्रत्याशियों की किस्मत का, तो कौन सी पार्टी के सर पे उपचुनावों की जीत का ताज सजता है। तो उपचुनाव में राम मंदिर, लव जिहाद का मुद्दा गर्म रहा। विपक्ष ने सरकार को कोरोना, रोजगार और कानून व्यवस्था पर घेरा। बड़ा सवाल कि 10 नवंबर को किसकी जीत वाली चुनावी दिवाली होगी। तो 7 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। सुबह बता दें आपको 7 बजे से शुरुआत हुई थी मतदान डालने की और 6 बजे खत्म हुआ और 51.22% मतदान हुआ है। 7 सीटों पर ये चुनाव संपन्न हुए। नौगांवा सादात, बांगरमऊ, मलहनी, देवरिया सदर, बुलंदशहर सदर, टुंडला, घाटमपुर सीट के प्रत्याशियों की सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो उपचुनाव की 7 सीटों पर 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन 6 सीटों पर बीजेपी के लिए दोबारा जीतना वाकई एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नौगांवा सादात, बुलंदशहर सदर सीट, टुंडला सीट, घाटमपुर सीट और बांगरमऊ सीट की हैं। ये वही सीटें हैं जिन पर मतदान हुआ है आज। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नौगांवा सादात की सीट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरोहा से बुलंदशहर सदर की सीट आप देख रहे हैं। बुलंदशहर की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव हुआ है। टुंडला फिरोजाबाद जिस पर उपचुनाव संपन्न हुआ, मतदान हुआ। बांगरमऊ सीट उन्नाव की और वहीं कानपुर से घाटमपुर सीट जिस पर उपचुनाव के लिए मतदान आज संपन्न हुआ। और वहीं 10 तारीख को काउंटिंग होगी और ये फैसला होगा कि कौन सी पार्टी इन उपचुनावों में विजयी होगी। तो उपचुनावों का किंग कौन होगा, ये 10 तारीख को फैसला आएगा और 10 तारीख को कौन सी पार्टी की दिवाली होगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पृष्ठभूमि जो तैयार करती है यही उपचुनाव करते हैं। लेकिन एक बात जो देखी गई वो ये कि बीजेपी ने तो अपनी पूरी ताकत झोंकी प्रचार प्रसार में इन उपचुनावों में। लेकिन वही बात अगर विपक्ष की जाए, कांग्रेस की जाए, बसपा की जाए, सपा की जाए, तो कोई भी बड़ा चेहरा मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं उतरा। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। देवरिया सदर सीट की तस्वीर है। मलहनी सीट पर जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव के लिए जो मतदान हुए हैं उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो देवरिया की तस्वीर आप देख सकते हैं। प्रशासन यहाँ खड़ा हुआ है, मतदान हुआ है। कोरोना के मद्देनजर पूरी गाइडलाइंस के साथ ये मतदान हुए हैं। तो इन ईवीएम में कैद हो गई है प्रत्याशियों की किस्मत। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, मतदान हो चुके हैं, 51.22% मतदान हुए हैं। अब ऐसे में सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए ये औसतन मतदान हुआ है, क्योंकि 3 बजे के बाद से ये जो आंकड़ा है बढ़ना शुरू हुआ है। अगर 3 बजे तक देखेंगे तो बहुत ही धीरे धीरे करके मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा था। क्या वजह रही इसकी? कोरोना को माने वजह इसकी, या फिर लोगों में रोष मान की विकास के काम से खुश नहीं रही? देखिए, निश्चित तौर पर जो उपचुनाव का जो मतदान होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे ही औसतन रहता है। और शायद यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है वो उसमें औसतन 50% के आसपास ही रहा है जो मतदान करने के लिए निकले हैं। मतदान कम होता है उसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष को मिलता है, क्योंकि अगर मतदान ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो सरकार होती है वो
खुश होती है कि जो पिछले 3.5 सालों में विकास कार्य कराए गए हैं उसको लेकर जनता ने उनके मत में मतदान किया है। लेकिन अगर मतदान प्रतिशत कम होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पर जब 10 तारीख को परिणाम आएगा, अगर सब कुछ कुशल रहता है, 7 सीटों में भाजपा आगे रहती है, तो निश्चित तौर पर 2022 में उसके लिए एक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर कहीं विपक्ष 1 या 2 सीट जीत जाता है, क्योंकि उपचुनाव को हमेशा माना जाता है कि ये सरकार का चुनाव होता है और सरकार में ये ज्यादा सीटें जीती जाती है। लेकिन कहीं अगर विपक्ष इसमें सीटें जीतता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन जो फिलहाल मतदाताओं में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखा इस उपचुनाव को लेकर। कहीं भी लोग ज्यादा मतदाता निकले, 3 बजे के बाद मतदाता भले जरूर निकले, उसके पीछे कारण हो सकता है कोविड के लेकर, और दूसरा होता है सरकार के कार्य तो पिछले 3.5 सालों में उन्होंने किया है। ऐसे में देख रहा हूँ कि जब 10 तारीख को मतगणना होगी 7 सीटों पर, क्या जनता का फैसला होता है, क्या एक बार फिर वो योगी सरकार पर अपनी जो विश्वास है वो जताती है या फिर विपक्ष की तरफ उसका रुख होता है। तो कहीं ना कहीं एक अहम चुनाव है 2022 के पहले सभी। बिल्कुल राहुल, ये पृष्ठभूमि एक तरह से तैयार होती है 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए। हमारे साथ जौनपुर से देवेंद्र खरे भी जुड़े हुए हैं और टुंडला से सौरभ उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो सीधा अब रुख करते हैं जौनपुर की तरफ। देवेंद्र, ये बताइए कि जौनपुर में कैसी तस्वीर रही, कितना उत्साह मतदाताओं में दिखा? देखिए, आपको बता दें कि जौनपुर में मतदाताओं की उत्साह नहीं दिखा। 55% 5 बजे तक पड़ा जरूर है, लेकिन जो 70 के 80 के % के उम्मीद की जा रही थी, लेकिन यहाँ के क्षेत्र के मतदाताओं ने वो उत्साह नहीं दिखा जो उत्साह पहले कायम था कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार यहाँ पर जनसभा किए हैं, चुनावी जनसभा किए हैं। तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम नेता यहाँ अपना समझ लीजिए कि पूरा घर बनाए थे 2 महीने से। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि मतदाताओं के साथ कि मतदाता की लंबी लाइन देखने को मिले। 55% जरूर यहाँ पर वोटिंग हुई है, लेकिन ऐसा खासा उत्साह मतदाताओं में नहीं दिखा। आपको बता दें कि मल्ली जो उपचुनाव है पूरी तरह हार्ड सीट मानी गई है उत्तर प्रदेश। यहाँ भागोली धनंजय सिंह और सपा समाजवादी से लकी यादव और बीजेपी से मनोज सिंह के लिए भाजपा के तमाम स्टार प्रचारक आए प्रचार करे, लेकिन वो मतदाता में ऐसा खासा उत्साह नहीं दिखा जो देखा जाता है कि कम से कम यहाँ पर 70 से 80% वोट पोलिंग होने की उम्मीद थी। लेकिन 55 पे ही ये खत्म हो गया। लेकिन अभी 6 बजे के बाद आपको बता दें, 6 बजे का अभी विधान नहीं आया कि 6 बजे कितना होगा, होगा 2-3% तो बड़ा होगा। लेकिन 5 बजे का आपको बता दें 5 बजे तक 55% 60 पॉइंट पड़ा था। लेकिन ये आपको बता दें कि जौनपुर में जो इस समय मल्ली उपचुनाव है, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा में साफ कर दिया था कि ये मल्ली उपचुनाव मनोज सिंह ने लड़ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं। और टुंडला में सौरभ उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए टुंडला से। सौरभ, आपसे पूछना चाहेंगे टुंडला में कैसी तस्वीर दिखी? देखिए, तो टुंडला की जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय एक तरीके से बन गई। यहाँ उप मुख्यमंत्री दोनों दिनेश शर्मा और केशव मौर्य दोनों ने 3 बार दौरा किया, सभाएं की। मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री स्वयं भी आए, कई मंत्री आए, डेरा डाला उन्होंने और भरपूर प्रयास किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसी यहाँ पे प्रोफेसर विधायक थे, जिसके बाद मंत्री रहे प्रदेश सरकार में, तो उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट देखो। सबसे बड़ी बात यह है समाज का जो वोट है लगभग 64,000 है यहाँ और धनगर समाज का 62,000। ठीक, यानी कि जो अगर मतदाताओं की तस्वीर देखने को मिली जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, वो यहाँ देखा गया कि लोगों में उतना उत्साह नहीं था, मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं रहा जितना होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से है। फुल एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर शिक्षाविदों के साथ चर्चा भी की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक उन्होंने की और साथ ही उसके क्रियान्वयन को लेकर शिक्षाविदों के साथ भी चर्चा की गई है। तो नई शिक्षा नीति जैसे ही देश में लागू हुई है, अब सीएम योगी ने उसको लेकर चर्चा की है और कैसे आखिर वो प्रदेश में लागू करनी है, कैसे क्रियान्वयन होगा उसको लेकर शिक्षाविदों से चर्चा भी की। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल,
नई शिक्षा नीति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और साथ ही शिक्षाविदों से चर्चा भी की है कि आखिर इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसी ये बैठक थी और किस तरह की चर्चा इसमें हुई है नई शिक्षा नीति को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति को लागू किया है उसको हर प्रदेश में लागू करना है। इसी क्रम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास 5 परिजात पार्क पर एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें जो उत्तर प्रदेश के जो शिक्षाविद है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, कई जगह सम्मानित हुए, उनके साथ उन्होंने एक बैठक की और जो नई शिक्षा नीति है उसके क्या फायदे हैं, कैसे उन फायदों को पहुंचाया जाए हर एक जिले तक, उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। शिक्षाविदों की राय ली है, उनसे तमाम चीजों पर विचार विमर्श किया है कि जो नई शिक्षा नीति है उससे कितना फायदा जो विद्यार्थी हैं उनको पहुंच सकता है। इसी को लेकर उन्होंने एक बैठक की थी अपने आवास पर की। ये नई शिक्षा नीति को अगर लागू करने की बात की जाए तो ये कब से लागू हो जाएगी और साथ ही छात्रों को कब से इसको आजमाने का मौका मिलेगा, कब से उनकी पढ़ाई शेड्यूल में इसको डाल दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा? देखिए, जो अगला सेशन होगा उसमें जो नई शिक्षा नीति होगी उसी के तहत ये काम होगा, क्योंकि कोरोना संकट काल चल रहा था। कोरोना संकट काल में कोई भी ऐसी सरकार महत्वपूर्ण फैसले नहीं ले पाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात उसको कोरोना जंग लड़ने की थी। लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, कोरोना के खिलाफ एक जंग लड़ी जा चुकी है, लेकिन सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। लेकिन शिक्षा नीति को भी लागू करना है, इसको लेकर बैठक की गई है और माना जा रहा है कि जो अगला सत्र होगा, अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें इसको लागू किया जाएगा और उसी को लेकर उससे और क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे और विद्यार्थियों को फायदा दिया जा सकता है, उसको लेकर शिक्षाविदों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। ठीक राहुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आगरा से बड़ी खबर है, जहां मजार में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। हिंदूवादी कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा पढ़ी है। दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अजय तोमर नाम के युवक ने यह हनुमान चालीसा का पाठ किया है। शमशाबाद आगरा मार्ग के नवादा स्थित दरगाह का ये मामला है, जहां पर कुछ युवकों ने मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी है। तो आगरा में मजार में जाकर यह हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। हिंदूवादी कार्यकर्ता है जिन्होंने ये हनुमान चालीसा पढ़ी है। दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अजय तोमर नाम का युवक है जिसने हनुमान चालीसा का पाठ मजार में जाकर किया। तो शमशाबाद आगरा मार्ग के नवादा स्थित दरगाह का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मजार में जाकर अजय तोमर नाम के युवक ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है और हिंदूवादी कार्यकर्ता बताया जा रहा है ये युवक, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही युवक है अजय तोमर, जिसका नाम बताया जा रहा है। मजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि आपको बता दें कि नंद बाबा के मंदिर में मथुरा में परिसर में कुछ लोगों ने नमाज जाकर पढ़ी थी। जो वहाँ पर कार्यकर्ता थे, मंदिर में जो सेवादार थे, उनको बरगला कर वो मंदिर में घुसे। 4 युवक थे जिनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। और उसके बाद अब ये आगरा से तस्वीर आई है, जहां पर मजार में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। हिंदूवादी कार्यकर्ता अजय तोमर जो मजार में गए और वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो शमशाबाद आगरा मार्ग के नवादा स्थित दरगाह का ये मामला है। तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और अपने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई जुर्म नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। में नमाज पढ़ी जाती है तो हमारा अपनी बनता है भाईचारा बढ़ाने के लिए हम भी मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ सकें। इस मंदिर में पढ़ी थी जब नंद बाबा के मंदिर में पढ़ी गई थी, तो हमने भी जाकर के ईदगाह में और अपने मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया था और हमारा कोई जुर्म नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनपद मथुरा का पुलिस और प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हर प्रकार से हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर माहौल ख़राब करने का, अराजकता फैलाने का या किसी धार्मिक स्थान की मर्यादा को भंग करने का अगर कोई व्यक्ति कार्य करेगा और वो संज्ञान में आएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि जनपद मथुरा में प्रशासन और पुलिस का इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि जो हमेशा से अच्छा सांप्रदायिक माहौल यहाँ पे सौहार्द बना रहा है, उसमें सभी लोग सहयोग करें और कोई भी समस्या ना हो।
तो गगन हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं और प्रशांत कुलश्रेष्ठ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। तो सीधा रुख करते हैं पहले आगरा का। प्रशांत, आपसे पूछना चाहेंगे, ये कुछ लोग हैं जो कि दरगाह में गए हैं और वहां मजार पर जाकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बताया जा रहा है कि हिंदूवादी कार्यकर्ता है ये, जिनका नाम अजय तोमर भी शायद बताया गया है कि अजय तोमर नाम का व्यक्ति जिन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आपसे पूरी बात जानना चाहूंगी, असल में क्या वजह है, क्यों जाके इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया? क्या ये उसका जवाब था जो मथुरा से तस्वीर आई थी? निश्चित तौर पर जिस तरीके का घटनाक्रम कल मथुरा जनपद में हुआ कि नंद बाबा के मंदिर में 2 युवकों द्वारा नमाज पढ़ने का मामला प्रकाश में आया, वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए और उसके बाद में मथुरा पुलिस द्वारा और ये कहें कि नंद बाबा जो मंदिर है उनके सेवायातों द्वारा 4 लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हिंदूवादी संगठनों में इस बात को लेकर टीस थी और आज जिस तरीके का घटनाक्रम ताज नगरी आगरा में हुआ है, ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है। एक चीज हम साफ करना चाहते हैं कि कल जिस तरीके से जनपद मथुरा के अंदर नंद बाबा मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी गई और उसके बाद में 48 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर एक और मामला प्रकाश में आया। मुस्लिम धर्म स्थलों के बाहर भगवा रंग पोत दिया गया। सुबह से एसएसपी आगरा बबलू कुमार इस पूरे मामले में कमान संभाले हुए थे। जनपद भर की पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए कि जनपद भर की पुलिस हिंदू और मुस्लिम धर्म स्थलों के बाहर पर सुरक्षा करेगी, निगरानी करेगी। मगर जो शमशाबाद थाना क्षेत्र का मामला है, नवादा गांव के स्थित एक मजार के अंदर हिंदूवादी कार्यकर्ता योगी अजय तोमर जो अपने फेसबुक पर नाम को पोस्ट किया है, वो वहां जाके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है और उस पूरी वीडियो को वायरल किया जाता है। इस पूरे मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार से अभी हमारी बात हुई है। हालांकि जो व्यक्ति है जिसने मजार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसे अभी तक फरार बताया जा रहा है। मगर इलाकाई पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं जिस तरीके का घटनाक्रम जनपद मथुरा में हुआ या फिर जिस तरीके का मुकदमा धारा 153A सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का मुकदमा जी वहां दर्ज किया गया। निश्चित तौर पर आगरा के एसएसपी बबलू कुमार का दावा है कि यहाँ भी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की। मथुरा चलते हैं। गगन, जब कल ये तस्वीर आई थी कि कुछ लोग नंद बाबा के मंदिर में परिसर में जाकर नमाज पढ़ते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई और आज तस्वीर आई है आगरा से जहां नमाज मंदिर में माफ कीजिएगा मजार पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो अब इस वक्त मथुरा में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको स्पष्ट तौर पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसे ही नंद भवन में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा नमाज अदा की गई, उसके बाद मैं हिंदूवादी संगठन और मथुरा के मौजूदा सेवायत और साधु संतों में एक रोष व्याप्त था। उसके बाद में उसके चलते जैसे ही मीडिया में अब नमाज अदा करते ही मीडिया में प्रसारित होने के बाद जो है हिंदूवादी संगठन जो है एक तरीके से बिल्कुल एक्टिव हुए और आज मथुरा से भी गोवर्धन के पास एक ईदगाह मस्जिद में भी कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वहीं प्रशासन का कहना है कि प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है और इस पर नजर बनाए हुए कि कोई भी व्यक्ति सौंदर्य को और माहौल को खराब करता है तो उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिन लोगों ने नंद बाबा मंदिर में नमाज अदा की थी उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उनमें से एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो है आज जब मथुरा के गोवर्धन में एक ईदगाह मस्जिद में 4 युवकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और वहीं आगरा में भी एक मजार में जो है एक युवक द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कहीं न कहीं ये सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको न्यूज़ वन इंडिया की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो मजार में हनुमान चालीसा, माफ कीजिएगा, जो पहली तस्वीर है वो नंद बाबा के मंदिर परिसर में कुछ लोगों की नमाज पढ़ते हुए की तस्वीर है जहां पर सेवादारों को बरगलाया गया और उसके बाद नमाज पढ़ी गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मेरठ से है जहां लव जिहाद पर एमएलए संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। हिंदुओं को विधायक संगीत सोम ने नसीहत दी है कि पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करना चाहिए। लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता उठाना पड़े। फेसबुक पर वीडियो जारी कर ये बयान
विधायक संगीत सोम ने दिया है। तो बीजेपी के फायर ब्रांड के नेता संगीत सोम ने एक बार फिर से नसीहत दी है हिंदुओं को कि पुलिस और कानून का इंतजार नहीं करें, बल्कि लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए उन्हें मुंहतोड़ जवाब दें, फिर चाहे डंडा उठाना पड़े या फिर जूता उठाना पड़े। तो फेसबुक पर वीडियो जारी करके ये बयान विधायक यहाँ पर संगीत सोम ने दिया है। औरंगजेब, तैमूर, गोरी, बाबर और इन लोगों ने आकर देश में, पूरे देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम किया है। और धर्म परिवर्तन राजी नहीं, गैर राजी और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन देश में कराया गया। दोस्तों, आज सेम उसी तर्ज पर पूरे देश में लव जिहाद चल रहा है। लव जिहाद की स्थिति आप जान रहे हैं कि देश में किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। अपने हाथ में कलावा बांधकर, राम बनकर, श्याम बनकर, दीपक बनकर, राजू बनकर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़1 इंडिया।